बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्रड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और क्रड ऑपरेशन भी हमने ऐसे परफॉर्म किया था जैसे रियल लाइफ में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। और इस क्रड ऑपरेशन से हमने ये 4 क्रड एपीआईज़ बनाई थी जिससे डाटा क्या होता था, क्रिएट होता था, डाटा रीड होता था, डाटा हम अपडेट कर सकते थे और डाटा को हम क्या कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। तो आज हम इसका जो है फ्रंट एंड पार्ट करेंगे और फ्रंट एंड पार्ट में हम जो है रिएक्ट ऐप इस्तेमाल करेंगे और वीट की मदद से हम उसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लास्ट जब आपने वीडियो देखी थी तो आपने देखा होगा हमने सिर्फ क्रड वाला फ़ोल्डर ही बनाया हुआ था और उसमें काम किया था। मैंने इसमें बस ये चेंजिंग की है, मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया है और क्रड वाला फ़ोल्डर मैंने प्रोजेक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर रख दिया है। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा कि ये क्रड वाला फ़ोल्डर जो है एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाएं और उसके अंदर आप क्या करें, क्रड वाला फ़ोल्डर जो है वो रख लें। तो अब मैं ये जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है इसी में यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाऊंगा। याद रखना है ये ब्लू कलर एरिया हाईलाइट होना चाहिए, ना कि इस पर क्लिक हो। तो ये बाहर वाला ब्लू कलर एरिया हाईलाइट हो और यहाँ आपने फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। तो देखिए एक नया फ़ोल्डर बन रहा है, इसका नाम आप रख लें फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड रख के इसे यहाँ से क्या करें, जो है इसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करें और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देखें इस वक्त आप कौन से फ़ोल्डर में हैं, प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CD फ्रंट एंड और मैं फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आ जाऊँगा। और फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है npm create वीट@latest। और यहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं देना क्योंकि मैं अपने फोल्डर का नाम ही अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा कमांड npm create वीट@latest और उससे पहले मैं फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गया था और यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट का मतलब ये है कि मैं फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर का जो नाम है इसी को एज ए प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई और फ़ोल्डर नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पर आके मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ से ये देखें आपके पास क्या है, वीट की ऐप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है जो लोग फर्स्ट टाइम वीट से इंस्टॉल कर रहे हो तो वो यहाँ पर वीट एक और ऑप्शन मांगे येस का, तो आपने वाई लिख के इंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद फिर आपके पास यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ आके आपने रिएक्ट के ऊपर क्लिक करना है, कीबोर्ड की अप डाउन एरो की से आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट पे क्लिक करना है और रिएक्ट पे आके आपने जावास्क्रिप्ट पे इंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर ये देखिए हमारे पास फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है बन चुका है। बस हमें इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है npm install। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ npm install और ये इंटर प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और जितनी देर में ये हमारे पास इंस्टॉल होती है मैं अपनी वेबसाइट में जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा। तो मैं getbootstrap.com खोलता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड आता हूँ और यहाँ आप देखोगे लिखा हुआ है इंक्लूड वीआई CDN। तो हम ये जो CDN का बूटस्ट्रैप का लिंक है इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लो और ये वाला लिंक है, याद रखना है फर्स्ट वाला। और कहीं पे भी बस getbootstrap.com वेबसाइट पे आना है और थोड़ा आपको ऐसे नज़र आएगा, यहाँ से आपने डाउनवर्ड आना है और ये इंक्लूड वीआई CDN पे क्लिक करके ये लिंक कॉपी कर लेना है। अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो ये वीट की ऐप इंस्टॉल हो रही है और वीट के थ्रू हमारी रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल हो रही है। अब जैसे ये इंस्टॉल होती है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो index.html है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आके हम अपना एक लिंक लिखेंगे, कमेंट करेंगे बूटस्ट्रैप CDN लिंक, ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है और इसको यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ये सारा लिंक आ गया है। तो यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखें एक ही लाइन में सारा का सारा लिंक आ जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देते हैं वीट रिएक्ट की जगह हम लिखते हैं क्रड ऑपरेशन। फ्रंट एंड प्लस बैकएंड। काफ़ी बड़ा वैसे टाइटल हो गया, इतना बड़ा होना तो नहीं चाहिए था, तो खैर हम क्रड ऑपरेशन ही लिख देते हैं यहाँ तक। अब इसे सेव करते हैं। तो अब ये ऐप चलेगी कैसे, तो यहाँ पर फाउंड ज़ीरो जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब आपको ऐप चलाने के लिए यहाँ पर लिखना है npm run और dev। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपकी ऐप जो है यहाँ पर चल पड़ेगी और आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर आएँ और अपने ब्राउज़र पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दें।
और इंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये आपके पास वीट की ऐप जो है वो चल पड़ी है और इसमें बूटस्ट्रैप भी लग गया है। लेकिन ये वाला कोड हमें कैसे हटाना है, तो सबसे पहले याद रखना है आपको जाना है सोर्स के अंदर, और सोर्स में app.jsx है, इसमें ये हमारा कोड पड़ा हुआ है। तो मैं app.jsx में आता हूँ और यहाँ से ये इतना कोड हटा देता हूँ, ये हटा दें, और यहाँ H1 में हम लिखते हैं CRUD OPRATION ऑपरेशन। और यहाँ पर हम ये CSS वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, तो हम ये CSS भी हटा देते हैं और हम ये यूज़ स्टेट वगैरह भी हटा देते हैं यहाँ से। तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ंक्शन है, उसके अंदर ऐप लिखा है और ऐप एक जो है रिटर्न कर रहा है UI, फंक्शनल कंपोनेंट जो है UI रिटर्न कर रहा है, जिसमें मैंने H1 में लिखा हुआ है CRUD ऑपरेशन। आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये इस तरह लिखा आ रहा है। अब मैं यहाँ आता हूँ और ये जो आपकी app.css है ना, कंट्रोल A करो, ये भी सारा कोड हटा दो, और index.css में आओ, कंट्रोल A करो और ये भी सारा कोड हटा दो। असल में वैसे index.css ही चल रही थी, app.css तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आता हूँ तो ये देखो हमारे पास ऐसे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, CRUD ऑपरेशन। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना ये जो मेरे पास ऐप है जिसमें मैंने CRUD ऑपरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक डिव लेते हैं और ये जो CRUD ऑपरेशन है मैं इस डिव के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्लास नेम दूंगा। रिएक्ट में जब भी आपको क्लास देनी होती है तो आपको क्लास नेम लिखना होता है। तो क्लास नेम में मैं लिखूंगा यहाँ पर कंटेनर। तो कंटेनर लिखने से क्या होगा, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से हमारे पास स्पेस आ जाएगी। और इसके ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, और पैडिंग मैं यहाँ पर 4 की दे देता हूँ, PY पैडिंग यानी मैंने 4 की दे दी है यहाँ पे। और इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं ब्लू कलर का, या चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह ये लिखा हुआ आ गया है। अब हम रिएक्ट का एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो रिएक्ट का कंपोनेंट बनाने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर एक ना फ़ोल्डर बनाते हैं एक और, सोर्स के अंदर याद रखें, सोर्स पे राइट क्लिक करके मैं एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ पेजेस नाम का, और इस पेजेस नाम के फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं ना डेटाबेस से सारे के सारे यूज़र्स ला के दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा, और आप वीट में जब भी काम कर रहे हों आपने रिएक्ट की कोई फ़ाइल बनानी है जिसके एंड पे .jsx आ रहा हो। रिएक्ट की जो भी फ़ाइल वीट के थ्रू बनती है तो उसमें आपको एंड पे .jsx लिखना होता है। जिस भी फ़ाइल के एंड पे .jsx आ रहा हो उसको आपने हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ये बात आपने याद रखनी है, वरना फिर एरर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा डिस्प्ले यूज़र्स। तो मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रखा है डिस्प्ले यूज़र्स, और एंड पे मैं लिख दूँगा .jsx, और मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर ये एक फ़ाइल बन गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम यही रखना है आपने ये जो फ़ाइल का नाम रखा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले यूज़र्स, ब्रैकेट लगाते हैं, और ये हमारा एक फ़ंक्शन बन गया है। और इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ मैं लिख दूँगा अपने ये फंक्शनल कंपोनेंट का नाम यहाँ पर डिस्प्ले यूज़र्स। तो मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और उसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया है डिस्प्ले यूज़र्स वाले को। तो ये जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है रिएक्ट का, ये हमेशा कोई UI रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पर आप ये रिएक्ट फ्रैगमेंट लगा लोगे, यानी जो HTML में हम टैग लगाते थे उसमें कुछ ना कुछ लिखते थे, आपने ये एम्प्टी रहने देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिएक्ट फ्रैगमेंट। इसमें मैं H1 लिखता हूँ और H1 में मैं लिख दूँगा डिस्प्ले यूज़र्स पेज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फ़ंक्शन बनाया यानी फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, और जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हमारे किसको, H1 को, टैग को। और मैं इसको जो यहाँ बनाया है डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र्स वाला, मैं ऐप कंपोनेंट में इसे जो है लाना चाहता हूँ। तो ऐप कंपोनेंट में मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं एरो साइन, ये जो है लेस देन का साइन लगाऊँगा और मैं डिस्प्ले लिखूँगा। तो मैंने जैसे ही डिस्प्ले लिखा तो देखें आपको मुझे सुजेशन आ गया कि पेजेस के अंदर डिस्प्ले यूज़र्स वाला जो है एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, यानी कि पेज भी पड़ा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल सही से एक्सपोर्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे सजेशन भी आ जाएगा और आप उसे क्या कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। और ये जो है रिएक्ट का टैग है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसे इस तरह सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, कहाँ पे, अपने ऐप कंपोनेंट में। तो अब हमें कंटेनर लगा हुआ है, उसमें एक H1 टैग है, H1 टैग के नीचे हमें डिस्प्ले यूज़र्स वाली फ़ाइल का कोड नज़र आएगा और उसमें भी एक H1 टैग ही
नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो देखो हमें ये वाला कोड भी नज़र आ रहा है और हमें ये वाला कोड भी नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ आता हूँ और जो मेरे पास ये ऐप है, ऐप में से ये जो CRUD ऑपरेशन है, मैं ये वाला H1 हटा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाला H1 हटा दिया है। डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र में आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1 टैग में रजिस्टर्ड यूज़र्स, यानी जो कि डेटाबेस में हमारे पास ऐड है। और इसमें हम वही वाली क्लास दे लेते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं और सेंटर करने के बाद पैडिंग जो है मैं 4 की दे देता हूँ। तो अब की बार आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये रजिस्टर्ड यूज़र्स यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब दोबारा बूटस्ट्रैप पे आओ और यहाँ सर्च में लिखो टेबल। तो जैसे ही आप टेबल लिखोगे तो यहाँ पर ये ओवरव्यू आ रहा है। ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक टेबल आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर अपने यहाँ पर अपने डिस्प्ले यूज़र्स वाले टैग में आओ और यहाँ पर इंटर प्रेस करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा, आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो आपने ये बात याद रखनी है, ये हमें सिर्फ एक रो चाहिए तो आप आखिरी वाली 2 रो हटा दो। हमें सिर्फ एक यही रो चाहिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना सारा का सारा काम करेंगे। तो आपने यहाँ पर ना एक्सटेंशंस में आना है और एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। नहीं तो बस ये जो क्लास वाला एरर है ना, इसको क्लास नेम में बदल देना। तो जैसे ही क्लास नेम में बदलोगे तो ऐटोमेटिकली ये आपका यहाँ पर इस तरह का टेबल बन जाएगा और बाकी सारा कोड हमारा ठीक हो जाएगा। अगर आपको बैकएंड की API याद हो तो बैकएंड की यहाँ से हम अगर अपने ये CRUD वाला फ़ोल्डर हमारा बैकएंड है, बैकएंड की API आपको जो है याद हो, अगर कौन सी वाली, हम कंट्रोलर में जाते हैं और यूज़र कंट्रोलर में आते हैं। तो देखें, जब यूज़र को ऐड कर रहे थे तो हमें एक नेम चाहिए था, एक ईमेल चाहिए था और एक हमें पासवर्ड चाहिए था। तो यहीं से अगर आप देखो तो यहाँ पर उसका सीरियल नंबर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक होगा नेम, एक हमारे पास होगा ईमेल और एक हमारे पास यहाँ पे होगा पासवर्ड। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया है। और अब की बार आप यहाँ आके देखोगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर जो है नंबर लिखा आ रहा है, नेम है, ईमेल है और यहाँ पर क्या है, पासवर्ड है। तो अब डेटाबेस में मैं अगर यहाँ से अपना जो है अपना बैकएंड भी चला लूँ तो बैकएंड वाले फ़ोल्डर के लिए आप दोबारा टर्मिनल पे आओ, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। तो देखो एक टर्मिनल ये चल रहा है जहाँ रिएक्ट की ऐप है और ये दूसरा टर्मिनल है ये वाला। इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर cd CRUD और मैं अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर में पहुँच गया और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा npm run dev, क्योंकि मैंने यही कमांड दी हुई थी तो मैंने npm run dev लिखा। तो मेरा ये देखो बैकएंड वाला फ़ोल्डर भी चल पड़ा है और ये मेरा सर्वर ऑन हो गया है। अब मैं दोबारा इसे बंद कर देता हूँ और अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर के राउट्स में जाता हूँ। तो तमाम के तमाम यूज़र अगर मुझे गेट करने हैं तो मेरे पास ये वाला राउट है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने पोस्टमैन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो नई रिक्वेस्ट खुल गई और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ और ये गेट रिक्वेस्ट ही है। यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि हमने गेट रिक्वेस्ट लगाई हुई है। यहाँ पर आके मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरी डेटाबेस से ये देखो सक्सेस ट्रू आ गया, मैसेज आ गया और यूज़र्स में मेरे पास फ़िलहाल एक ही यूज़र रजिस्टर्ड था। तो मेरे पास एक ही यूज़र आ गया है अली नाम का और उसका जो है पासवर्ड मैंने अली पासवर्ड ही रखा हुआ था। तो अब हम यहाँ करते हैं, इसी को एक बार कॉपी करते हैं और अपनी डेटाबेस में और यूज़र्स ऐड कर देते हैं। तो यूज़र और ऐड करने हो तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट होगी पोस्ट और पोस्ट में आके मैं यहाँ पर आके जो है बॉडी पे आऊँगा और यहाँ से मैं रा सेलेक्ट करूँगा और रा से जेसन सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम कुछ और यूज़र्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ, नेम में मैं यहाँ क्या देता हूँ अहमद और यहाँ पर आके मैं लेता हूँ ईमेल और ईमेल में मैं आके कहता हूँ ahmed@gmail.com और कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड में आके मैं यहाँ पासवर्ड भी अहमद ही दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है, पोस्ट है। अच्छा, हमने URL नहीं चेंज किया था। तो यहाँ पर मैंने बैकएंड की API में आओगे तो मैंने यहाँ पर पोस्ट के लिए न्यू लिखा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पर आके लिखूँगा न्यू और दोबारा मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर आ गया है सक्सेस ट्रू और यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो एक और ऐड हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ आके लिखता हूँ काशिफ़ और फिर यहाँ पर आके लिखता हूँ काशिफ़ और फिर मैं नीचे भी आके पासवर्ड में भी काशिफ़ लिख देता हूँ।
और दोबारा मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो एक और यूज़र क्रिएट हो गया है। तो एक और हम यहाँ पर कर लेते हैं, अहमद काशिफ भी हो गया है, तो चलो जॉन लिख लेते हैं हम। तो जॉन लिखा है। इसी तरह इसकी हम यहाँ पर जीमेल बना लेते हैं। तो जॉन, और यहाँ पर पासवर्ड में भी आके मैं यहाँ पे जॉन लिख देता हूँ। तो अब ये मेरे पास कुछ काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो डेटाबेस के अंदर बन गए हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ और दिखाऊँ मेरे पास कितने यूज़र्स बन गए हैं, मैं दोबारा सेंड के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक यूज़र, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ, मेरे पास 4 यूज़र आ गए हैं। तो अब इन चारों यूज़र्स को मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो जब भी चारों यूज़र्स को आपको फ्रंट एंड पे दिखाना है तो जैसे ही रिएक्ट का ये जो है कंपोनेंट, इसे आप कंपोनेंट भी कह सकते हो, पेज कह लो, जो आपकी मर्ज़ी है, जैसे ही रिएक्ट का ये कंपोनेंट लोड होगा ना, तो मैं चाहता हूँ डेटाबेस से जितने भी यूज़र्स हैं सारे के सारे यहाँ पर आ जाएं। तो अगर आप चाहते हो कंपोनेंट लोड होते ही कोई कोड चले, तो उसके लिए हमारे पास रिएक्ट ने हमें एक हुक दिया है, जो एक फंक्शन है, उसका नाम है यूज़ इफ़ेक्ट। तो यहाँ से आप देख लेना यूज़ इफ़ेक्ट कहाँ से आएगा, रिएक्ट से। तो इस पर क्लिक कर लेना है और मेक श्योर करना है कि ये इंपोर्ट हो जाए। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप ये स्टेटमेंट देख लो, आपने इस तरह ये स्टेटमेंट लिखनी है। और यूज़ इफ़ेक्ट जो है हुक एक फ़ंक्शन है, ये अपने अंदर एक और फंक्शन लेता है। मैं एरो फंक्शन भी बना सकता था, लेकिन मे भी जो कुछ बिगिनर हों उन्हें ना समझ आए, तो आप लोग ऐसे लिख लो, यूज़ इफ़ेक्ट हुक एक फ़ंक्शन है और अपने अंदर वो क्या है, एक और फंक्शन लेता है। ठीक है। और यहाँ पर कॉमा लगा के एक हमें एरे डिपेंडेंसी भी देनी होती है, और वो यहाँ पर हम फ़िलहाल इसे खाली छोड़ देंगे। अच्छा, अब फ्रंट एंड से बैक एंड पे हमें क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। और कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करनी है जहाँ से हमें सारा का सारा डाटा मिल रहा है, इस यूआरएल पे। मैं कमेंट करके यहाँ रख देता हूँ इसे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो जब भी आपको फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट करनी है तो टर्मिनल पे आओ और एक न्यू टर्मिनल बना लो, और आपने अब जाना है फ्रंट एंड वाले पार्ट में, यानी इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ आपने लिखना है CD फ्रंट एंड, इंटर प्रेस करना है, तो फ्रंट एंड वाले फोल्डर में आ गए हो। यहाँ आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो एक्सियोस लाइब्रेरी हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए काम आती है, और हमारी APIs के साथ ये हमें काम करने में मदद देती है। तो मैंने क्या लिखा है, npm इंस्टॉल एक्सियोस, और कहाँ पे कर रहा हूँ, फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर। मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये एक्सियोस लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। आपने जब भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो उसकी कन्फर्मेशन कर लेनी है। तो आप अपने फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर के अंदर package.json में जाओ, तो यहाँ पर ये देखो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम के साथ साथ एक्सियोस भी हमारे पास क्या हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। तो मतलब हमें यहाँ से एक्सियोस लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अब हम इस URL पे रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करना है। तो सजेशन नहीं आ रहा तो हम यहाँ लिख लेते हैं, IMP लिखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मेरा माउस यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सियोस और मैं कहता हूँ एक्सियोस वाले नाम में ही आ जाए। अच्छा, अब मैंने एक्सियोस को इंपोर्ट करके एक्सियोस में ही स्टोर कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा एक्सियोस, और अब आपको डॉट लगा के अपना वो API का मेथड लिखना है। तो जब भी अपने सारे के सारे यूज़र्स लाने थे तो हमारा कौन सा मेथड है, गेट मेथड है। और इसको कैसे कन्फर्म करना है, अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाओ और राउट्स में जाओ, और यूज़र राउट्स में आप देखोगे तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है, गेट मेथड यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे, अपना जो है इसके अंदर, यहाँ पर ये वाले इसके अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट। और जैसे ही आप यहाँ पर गेट लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे तो देखो ये कह रहा है URL दो स्ट्रिंग में। तो मैं अपनी डबल कोटेशन यूज़ करता हूँ और ये जो ये वाला URL है यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसमें आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कमेंट की लाइनें मैंने ऐसी रखी थी तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब की बार आप देखोगे तो ये जो एक्सियोस रिक्वेस्ट है क्या करेगी, फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजेगी इस URL पे डाटा लेने के लिए। अच्छा, अब दो काम होंगे, या तो डाटा मिलेगा बैकएंड से या डाटा नहीं मिलेगा, यानी या तो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी या रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होगी। तो अगर रिक्वेस्ट फुलफ़िल होगी तो यहीं पे आपको लगाना है डॉट देन,
और इस देन में आपको वो डाटा मिलेगा जो बैकएंड से आपके पास आ रहा है, और वो भी एक फ़ंक्शन की सूरत में मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप एक ऐसे फ़ंक्शन बना लो, और फ़र्ज़ करो अगर डाटा नहीं मिलता तो फिर दोबारा यहाँ डॉट लगाओ और आपको मिलेगा कैच। और कैच भी एक फ़ंक्शन है, देन भी एक फ़ंक्शन है जो अपने अंदर एक फ़ंक्शन लेता है, कैच भी एक फ़ंक्शन है जो अपने अंदर क्या लेता है, एक फ़ंक्शन लेता है। ठीक है, तो ऐसे आपने ये फ़ंक्शन बना लेने हैं। और अगर आपको ये फ़ंक्शंस की समझ नहीं आ रही तो आपको फिर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे करने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शंस कैसे बनते हैं और ये मेथड चेनिंग कैसे होती है। तो अगर तो हम ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे, अगर रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो गई तो देन चलेगा, और अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई या कोई मसला हो गया तो फिर क्या चलेगा, कैच चलेगा। तो अगर रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो गई तो हमें यहाँ पर हम एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और उसे हम यहाँ पर कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिज़ल्ट, कि जो भी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हुई है तो आप क्या करो, रिज़ल्ट दिखा दो। और कैच में भी हमें एक वेरिएबल में डाटा मिलता है, तो उस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं एरर, और यहाँ हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एरर। और यहाँ से आके हम अपना राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा इस तरह ये नज़र आना शुरू हो गया है, एक्सियोस डॉट गेट, यानी गेट रिक्वेस्ट जाएगी इस यूआरएल पे, देन होगा, हमें फ़ंक्शन मिलेगा और उसमें रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में हमें डाटा मिल जाएगा। और अगर वो डाटा ना मिला तो कैच नाम का फ़ंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन में एरर नाम के वेरिएबल में हमें डाटा मिल जाएगा और कंसोल में एरर नज़र आएगा। अच्छा, इसको हमने रखा था यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर। अब यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हमने क्यों रखा है इसे, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हमने इसलिए रखा है ताकि जैसे ही ये वाली फ़ाइल लोड हो तो यूज़ इफ़ेक्ट का जो है फ़ंक्शन इस फंक्शन को चला ले और जो है ना हमें डाटा दिखा दे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं एक बार, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे आऊँगा, और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ से मैं कंसोल में जाऊँगा तो देखो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा कोर्स का। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स। तो कोई भी बंदा फ्रंट एंड से हमारे बैक एंड पे एमए रिक्वेस्ट सेंड कर दे तो आपको ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्टें भी सेंड हो सकती हैं और कोई डाटा भी ले सकता है, और जो है क्या नाम है आपकी डाटाबेस का जो है बैंडविड्थ और जो भी आपने सर्वर लिया है उसकी बैंडविड्थ आपकी ज़ाया हो सकती है। तो हम खुद ही अपने फ्रंट एंड से अपने बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके लिए काफ़ी सारा हम यानी कि थोड़ा बहुत कोड कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसी यूआरएल को अलाउ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या करना है, अपने जो है टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, और न्यू टर्मिनल पे आके अब अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर में आओ। और तो मैं लिखूँगा cd crud, मेरा ये बैकएंड वाले फ़ोल्डर का नाम है। इस बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर आके एरर क्या आ रहा था, आसानी से याद रख लो, एरर आ रहा था कोर्स का। तो कोर्स नाम का ही पैकेज है जो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल, और कहाँ इंस्टॉल करना है, बैकएंड वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ लिखो कोर्स। और जैसे इंटर प्रेस करोगे तो ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कन्फर्मेशन आप लाजमी कर लिया करो। कन्फर्मेशन के लिए आपको क्या है, अपने पैकेज डॉट जेसन में आओ बैकएंड वाले। तो देखो यहाँ पर कोर्स भी आ गया है, एक्सप्रेस भी था, मोंगोज भी है और नोडमोन भी है। तो हमारे ये सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल है। तो अब आपको अपने बैकएंड में index.js में आना है, और यहाँ पर एक और मिडलवेयर यूज़ करना है। सबसे पहले कोर्स को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और फिर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर लिख दो app.use और ब्रैकेट में लिख दो कोर्स, और ब्रैकेट लाजमी लगा देना कि ये हमारे पास यहाँ पर एज ए फंक्शन रन हो जाए। तो अब हमने जो है ये कह दिया है कि हमारे बैकएंड पे जो है फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ सकती है और उस रिक्वेस्ट को अलाउ कर दो। इस पैकेज ने ये काम किया है। अब अपने बैकएंड वाला चाहो तो बंद कर दो और दोबारा फ्रंट एंड पे आओ, और इसको एक बार आके अगर सिर्फ रिफ़्रेश करोगे तो यूज़ इफ़ेक्ट में हमने कोड रखा है, जैसे ही रिफ़्रेश होगा तो डाटा हमें कंसोल में मिलना चाहिए। तो ये देखो कंसोल में आप आओगे तो हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें ये 2 बार क्यों मिल रहा है, तो 2 बार इसलिए मिल रहा है कि रिएक्ट जो है स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है। तो आप यहाँ से अपना मेन वाली फ़ाइल में आओ, और मेन वाली फ़ाइल में ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना ये हटा दो। अगर आप ये हटा दोगे तो फिर हमें वो जो कंसोल 2 बार है वो नहीं दिखेगा। तो हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, और ये वाली लाइब्रेरी फिर यूज़ नहीं हो रही है तो इसको हटा दो यहाँ से। तो हमारे पास ये हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर आओगे और रिफ़्रेश करोगे तो देखो आपको सिर्फ एक ही बार जो है वो डाटा मिल रहा है। स्ट्रिक्ट मोड की वजह से हमें 2 बार ये मिलता है। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, अच्छा आपने कंसोल किसको करवाया है, आपने कंसोल करवाया है इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल को। ठीक है, तो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर देखो आपको क्या मिल रहा है। अगर आप इसे खोलोगे तो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में कॉन्फ़िगरेशन है, हेडर्स है, रिक्वेस्ट है, काफ़ी कुछ है। लेकिन आप यहाँ से डाटा खोलो
तो यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डाटा। अब आप यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे अगर आपको डाटा लेना है ना, तो यहाँ लिख दो डॉट डाटा। तो अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो पहले आपको ये ऑब्जेक्ट मिल रहा था और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल रहा था, डाटा मिल रहा था। मैंने अब ये कहा और वो जो रिज़ल्ट डॉट डाटा, तो रिज़ल्ट डॉट डाटा का मतलब है अब मुझे मैसेज मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा और यहाँ से यूज़र्स मिल जाएंगे। मुझे एक मैसेज मिलेगा जो बैकएंड से मैंने सेंड किया था, एक सक्सेस ट्रू मिल गया और मुझे यहाँ से क्या मिल गए, यूज़र्स मिल गए। तो अब ये कैसे मिले, मैं ये देखो खोल के दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही लिखा तो मैसेज मिल गया, सक्सेस मिल गया, यूज़र्स मिल गए। अब मुझे सारे के सारे यूज़र्स चाहिए थे, तो मैं यहीं पे डाटा के आगे डॉट लगा के फिर मैं यूज़र्स लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने यूज़र्स लिखा और रिफ़्रेश करूं तो अब की बार देखो मुझे एक एरे मिल गई है और एरे में मुझे सारे के सारे यूज़र्स मिल गए हैं। तो पहले मैंने रिज़ल्ट कंसोल करवाया, मैंने देखा मेरा डाटा कहाँ पड़ा है, तो मेरा डाटा पड़ा था डाटा नाम के वेरिएबल में, तो मैं डाटा नाम के वेरिएबल के पास चला गया। उसके बाद मैंने देखा मेरे यूज़र्स कहाँ पड़े हैं, तो डाटा के अंदर यूज़र्स नाम का जो की थी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर मेरा जो है डाटा पड़ा हुआ था। तो मैंने डाटा डॉट यूज़र्स किया तो मुझे यूज़र्स वाली जो है डाटा का सारा हमें मिलना शुरू हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर सारे के सारे यूज़र्स मिल रहे हैं। देखो हमने 4 ही ऐड किए थे, चारों के चारों मिल रहे हैं। अब वो मुझे चारों के चारों यहाँ दिखाने हैं। तो यहाँ दिखाने के लिए पहले हमें एक वेरिएबल में स्टोर करने पड़ेंगे। तो जैसे हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं ना, इसी तरह हमारे पास एक यूज़ स्टेट भी फंक्शन होता है जो कि रिएक्ट की एक हुक है। तो वो कैसे बनेगी, आपको लिखना है कॉन्स्ट, यहाँ एरो जो है एरे बनाओ और इसमें मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र्स नाम का, जिसमें सारे के सारे यूज़र्स आएंगे, कॉमा। और इस यूज़र्स नाम के वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के लिए हमें एक फ़ंक्शन चाहिए होता है। उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सेट यूज़र्स। इस यूज़र्स नाम के अंदर आपने कुछ भी डाटा स्टोर करना है या चेंज करना है ना, तो इस फंक्शन की मदद से ही डाटा चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ आप उसे नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप इक्वल साइन लगाओगे और लिख दोगे यूज़ स्टेट। ये भी आपने मेक श्योर करना है रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाए। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास यूज़ स्टेट भी क्या हो गई है, इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पर आप लगाओ ब्रैकेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एरे ही आनी थी। यहाँ पर ये देखो एरे आ रही है ना, तो ये तो एरे आ रही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ फ़िलहाल यहाँ पर एम्प्टी एरे हो। मैं जब डाटा आएगा तो इसके अंदर मैं एरे के अंदर डाटा अपना स्टोर करवा लूँगा। तो यूज़र्स नाम के वेरिएबल में आपको डाटा स्टोर करवाना है। तो यूज़र्स नाम के वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाने के लिए मैंने आपको कहा है आपको ये सेट यूज़र्स नाम का फंक्शन चाहिए। तो जहाँ मैंने ये कंसोल किया है, कंसोल करने के बजाय मैं यहाँ आके लिखूँगा सेट यूज़र्स और ब्रैकेट में लिख दूँगा रिज़ल्ट डॉट डाटा डॉट यूज़र्स। ये यूज़र्स वो यूज़र्स है जो हमें बैकएंड से मिल रहा है, ठीक है। और ये यूज़र वो यूज़र वेरिएबल है जो मैंने फ्रंट एंड पे बनाया है। इस यूज़र्स और इस यूज़र्स दोनों में आपने जो है कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया है। अब ये डाटा मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो रिएक्ट में हमारे पास JSX में ये फ़ायदा भी होता है, जहाँ पर भी आपको अपना डाटा दिखाना है आप यहाँ पर आओ और अपनी ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। ये ब्रैकेट मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट की हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जो मेरे पास यूज़र्स वाली सारी की सारी अरे है, यूज़र्स वाली मेरे पास जो सारी की सारी अरे है, मैं इस पे एक मैप फंक्शन चलाना चाहता हूँ जो बारी बारी पहले एक ये वाला यूज़र लाएगा, ये 0 वाला, फिर एक 1 वाला यूज़र लाएगा, फिर एक 2 वाला यूज़र लाएगा और एक फिर 3 वाला यूज़र लाएगा। ये जो है सारे के सारे जो 4 यूज़र्स हैं ये हमारे पास बारी बारी आएंगे। कैसे आएंगे, यूज़र्स के ऊपर डॉट एक मैप फंक्शन लगा के। तो मैप फंक्शन एरे के ऊपर चलता है और एरे के हर एलिमेंट को अपने पास ले आता है। तो उस हर एलिमेंट को मैप फंक्शन में भी हमें एक फ़ंक्शन देना पड़ता है और उसका नाम मैं रख लेता हूँ वो जो हमें एलिमेंट मिलेगा। मसलन यहाँ पर आके अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पर ठीक है वो अनडिफाइंड कह रहा है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके सेट यूज़र्स, तो यहाँ पर आप ना क्वेश्चन मार्क भी लगा दो कि इसका जो है ना थोड़ा वेट हो जाए। तो जैसे ही वेट होगा तो फिर हमें ये वाली सारी चीज़ मिलनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ। ऑप्शनल चेनिंग भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। सेव करते हैं और मैंने यहाँ पर आके लिखा यूज़र्स डॉट मैप, और यूज़र्स डॉट मैप के ऊपर मैंने यहाँ पर एक फ़ंक्शन चलाया। इसमें एक मुझे मिलेगा यहाँ पर अपना जो है एलिमेंट एरे का, उसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र, और दूसरा मुझे यहाँ पर मिलेगा इंडेक्स। इंडेक्स को मैं आपको बाद में दिखाता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये जो TR है ये हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करके ऐसे ब्रैकेट लगा लो या फिर इस तरह जो है आप इसे शो कर लो और इसके अंदर यहाँ पर क्या करो, ये TR ले आओ
और इसके अंदर रख दो, क्योंकि मैं टी आर को ही बार बार रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो अब की बार आप यहाँ पर आओगे, रिफ़्रेश करोगे तो देखो हमारे पास डेटाबेस में कितने यूज़र थे, हमारे पास डेटाबेस में 1 2 3 4 यूज़र थे, तो रो जो है 4 बार रिपीट हो गई। अच्छा, 4 बार रिपीट क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में 4 यूज़र थे, तो वो एरे की शक्ल में आए, उसमें 4 एलिमेंट थे, तो मैप फंक्शन ने एरे पर चला, एक बार पहला यूज़र लेके आया तो वो टी आर पहली बन गई, फिर दूसरा यूज़र लेके आया तो दूसरी टी आर बन गई, फिर तीसरा यूज़र लेके आया तो तीसरी टी आर बन गई, इसी तरह फोर्थ यूज़र जब वो लेके आया तो फोर्थ वन टी आर भी हमारे पास बन गई है। लेकिन वो यूज़र तो यहीं पड़ा है, तो वो यूज़र हमें यहाँ दिखाना भी तो है। तो यूज़र दिखाने के लिए आप यहाँ पे आओ और फिर अपनी जावास्क्रिप्ट की ब्रैकेट स्टार्ट करो और इसमें लिख दो यूज़र। यूज़र लिखोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र के अंदर हमारा डाटा पड़ा है। यूज़र हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है मैं आपको फिर डेटाबेस में कंफर्म कर दूँ, ये एक पूरा यूज़र है। और इसी तरह नीचे आओगे तो ये एक दूसरा यूज़र है। इसी तरह आप और नीचे आओगे तो ये थर्ड वन एक और यूज़र है, और इसी तरह आप नीचे आओगे तो ये फोर्थ वन हमारे पास एक और यूज़र है। तो उम्मीद है मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को लग रहा है ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया है तो वो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं मैं उनको देख के ये चीज़ बना रहा हूँ ताकि उन्हें कन्फर्म हो जाए कि मैप फंक्शन के अंदर जो यूज़र आया है वो यूज़र एक किस्म का ये यूज़र है, और वो जो यूज़र्स डॉट मैप लगा है वो ये यूज़र्स हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, नेम। तो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट नेम। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके लिखूँगा यूज़र डॉट नेम, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे मैं पेस्ट करता हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ पर देखो यूज़र डॉट ईमेल मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र डॉट ईमेल, और इसी तरह मैं यहाँ पर आके इधर पेस्ट करता हूँ और यहाँ आके मैं लिखता हूँ यूज़र डॉट पासवर्ड। यानी यूज़र का क्या करो, पासवर्ड भी फ़िलहाल दिखा दो। वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अभी जो है कौन सा कोई बहुत रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं डेटाबेस की फील्ड से सारा का सारा डाटा कैसे आता है। तो फ़िलहाल मैं पासवर्ड भी दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो अली आ गया, अहमद आ गया, काशिफ़ आ गया, जॉन हो गया, सारे के सारा डाटा आ गया जो मैंने ऐड किया था, उसका नेम भी, उसका ईमेल भी और उसका पासवर्ड भी। अब यहाँ रिफ़्रेश करें तो एक एरर यहाँ पर पड़ा है, ये चाइल्ड वाला, और एक एरर ये वाला है हमारे पास कि 111 आ रहा है। तो वही मैं ये कह रहा था, यहाँ पर आपको यूज़र के साथ एक सेकंड पैरामीटर भी मिलता है इंडेक्स नाम का। तो ये जो इंडेक्स है ये एरे का इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर आके ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ इंडेक्स। तो अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो गिनती आ गई 0 1 2 3 4, क्योंकि ये एरे के ही तो नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स मैंने प्रिंट करवाए हैं। अब आपको तो 1 से चाहिए है क्योंकि 0 वाली गिनती तो नहीं ना होती, तो फिर यहाँ पर आके +1 कर दो। तो जैसे इंडेक्स +1 करोगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, और हमारे सारे के सारे एरर जो हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं। अब बस एक रह गया कि ईच चाइल्ड इन अ यूनिक की। तो आपने क्या करना है, ये जो आप अपनी टी आर रिपीट कर रहे हो ना, इस टी आर के अंदर आके आपने यहाँ पर लिख देना है की। और इस की के अंदर दो तरह से आप काम कर सकते हो। आप इंडेक्स दे दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमारा क्या है, यूनिक है। तो देखो अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, एरर हमारा जो है यहाँ से अभी भी आ रहा है यूनिक की प्रॉप। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स दिया है टी आर के अंदर, टी आर में टैग है, ठीक है, इंडेक्स चल रहा है। तो मे भी यहाँ पर मेरे पास ये एरर आ रहा है, लेकिन ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है। अब आप यहाँ पे आओ और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके पास यूज़र भी तो आ रहा है, और अगर आपको याद हो डेटाबेस में हर यूज़र की एक यहाँ पे यूनिक आईडी भी है। ये देखो, ये इसकी यूनिक आईडी है, ये इसकी यूनिक आईडी है, और इसी तरह ये यूनिक आईडी है। तो इसको भी आप एज ए की दे सकते हो। बस आपको लिखना है यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, और इसे अब यहाँ से आप सेव कर लो। और जब यहाँ आओगे और अपने इधर आओगे, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करोगे तो इस एरर को चले जाना चाहिए था। फ़िलहाल आई थिंक कोई मसला आ रहा है जिस वजह से वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर की लगाई है टी आर के अंदर तो हमारा वो जो है एरर चला जाता है। अगर ये रिएक्ट फ्रैगमेंट भी हटा के देखें यहाँ से, तो इससे तो नहीं कोई मसला हो रहा। अब यहाँ आएँ और इसको रिफ़्रेश करें, हाँ अब चला गया है। तो वो जो रिएक्ट फ्रैगमेंट था वो थोड़ा सा मसला कर रहा था। तो देखो इस तरह भी हमारा चला गया है और उस तरह भी हो गया है। और ये जो कंसोल है ये तो मैंने दिखाने के लिए किया था, तो इसको यहाँ से कमेंट कर दो, या चाहो तो इसे आप यहाँ से हटा ही दो। तो यहाँ पर आप आओगे तो देखो हमारे पास जो है सारा का सारा जो है डाटा टेबल की शक्ल में नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, अपना टेबल की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो टेबल पे आके मैं लिखता हूँ टेबल
बॉर्डर्ड, तो टेबल पे बॉर्डर आ जाएगा वो देखो। और फिर यहाँ पर आके आप लिख दो टेबल स्ट्रिप्ड, तो देखो इसमें ऐसे लाइनें आ जाएंगी, एक ये इस तरह की और एक इस तरह की। और ऊपर वाली हम ज़रा थोड़ी सी हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर टी हेड में आके मैं लिखता हूँ टेबल, एक क्लास नेम देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं टेबल डार्क। और यहाँ पर आता हूँ तो देखो ये इस तरह की हेडिंग भी हमारे पास आ गई है। सेंटर में ले जाना है तो यहाँ लिख दो टेक्स्ट सेंटर, तो हमारा टेक्स्ट क्या है, सेंटर में भी आ जाएगा अगर आप करना चाहते हो। और अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से हटा दो, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया है। और अगर आप माउस लेके जाओ ना तो आप इस पर होवर भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आके लिखना है टेबल होवर। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, मुझे याद हैं, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो और इनको ट्राई कर सकते हो। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो इस तरह का ये होवर इफ़ेक्ट भी अब आना शुरू हो गया है। अब अगर मैं अपने बैकएंड में जाऊँ और यहाँ पर क्रिएट वाले पे जाके एक और मैं बना लूँ ABC नाम का यूज़र, और इसकी जीमेल भी हम यही बना देते हैं। और यहाँ जीमेल में भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ ABC, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ ABC। और दोबारा मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखो हमारे पास यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट हो गया है। अब बस आपको यहाँ पर आना है और एक बार जस्ट रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे तो देखो हमें वो ABC वाला यूज़र भी मिल गया है और हमारा डाटा हमें सारा का सारा शो भी हो रहा है और यहाँ हमें किसी किस्म का कोई एरर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कंसोल चाहो तो आप क्या कर दो, बंद कर दो। अच्छा, अब यहाँ पासवर्ड आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ, मैं यूज़र को डिलीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने डिलीट वाली भी तो API बनाई है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं TH में एक और TH ऐड करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्शन। तो अब यहाँ पर एक्शन के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ TD लेता हूँ और TD में भी मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ और बटन में मैं लिखता हूँ एडिट, जिस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट होगा और अगर यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डिलीट होगा। तो अब यहाँ आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो देखो एक एडिट आ रहा है और एक डिलीट आ रहा है। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, एडिट में क्लास देता हूँ BTN और मैं दे देता हूँ BTN सेकेंडरी। तो इसका कलर जो है कुछ इस तरह का ग्रे कलर का हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ डिलीट वाले पे, यहाँ मैं देता हूँ क्लास नेम और मैं लिखता हूँ BTN और यहाँ लिख देता हूँ BTN डेंजर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और इनमें थोड़ा अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो बस यहाँ पर आओ, इसी के अंदर आके लिख दो मार्जिन एंड से 2 कर दो। तो ये देखो यहाँ पर मार्जिन भी क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास एडिट भी आ गया और डिलीट भी आ गया। और अगर आप चाहते हो ये सारा का सारा डाटा सेंटर में आ जाए तो टेबल में जाके टेक्स्ट सेंटर कर दोगे तो आपका सारा का सारा डाटा सेंटर के अंदर आ जाएगा। फ़िलहाल मैं स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहा तो मैं यहीं पे ऐसे ही रहने देता हूँ एडिट और डिलीट का बटन। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो वो यूज़र क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो यूज़र, अगर आप डिलीट के बटन पे क्लिक करके यूज़र को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आओ आप और इसको यहाँ से क्या है, लिखो यहाँ पर इस बटन पे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चल जाए और फंक्शन का नाम क्या हो, हैंडल डिलीट। ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा है कि ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चल जाए और वो फंक्शन को क्या नाम क्या हो, हैंडल डिलीट हो। और ये जो हैंडल डिलीट है ये भी हम ऐसे नहीं चलाएंगे, आप यहाँ पर एक अपना एरो फंक्शन ले लो, ये वाला, और इसके अंदर आप लिखो यहाँ पर कि इसके क्लिक के ऊपर यहाँ पर हैंडल डिलीट नाम का एक फ़ंक्शन चल जाए। तो ये फ़ंक्शन अब बना लेते हैं। अब ये कहाँ बनाना है, जहाँ आपने यूज़ इफ़ेक्ट में नहीं काम किया हुआ, यहीं पर यहाँ पर ऊपर आओ और यहाँ पर क्लिक करो और थोड़ा सा इंटर प्रेस करो और यहाँ पर आके लिख दो कॉन्स्ट लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप बना लो फंक्शन और आगे लिख दो हैंडल डिलीट और ब्रैकेट में आके आप इस तरह ये फ़ंक्शन बना लो। तो जिनको ये फ़ंक्शन बनाना आता है वो ये फ़ंक्शन भी बना लें, कोई इशू नहीं है। और जिनको ये आता है तो वो ये भी बना सकते हैं, कॉन्स्ट और यहाँ पर लिखें हैंडल डिलीट इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर अपना एरो फंक्शन बनाओ और एरो फंक्शन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। मैंने सिंपल वाला फंक्शन भी रखा है और एरो वाला भी रखा है ताकि दोनों ही यूज़ हो जाएं और आपको समझ आ जाए। अच्छा, इस हैंडल डिलीट नाम के फंक्शन में मैं एक ID भेजूँगा, तो वो ID कैसे भेजूँगा, तो मैं यहाँ हैंडल डिलीट वाले में आता हूँ और ब्रैकेट लगाऊँगा। तो ये जो यूज़र डॉट ID है ना, मैं यही यहाँ से भेज दूँगा यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पर यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID की शक्ल में जा रही है। तो इस वेरिएबल का नाम आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो अगर हम याद करें हमने बैकएंड में अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, तो मैंने रखा है यूज़र ID। तो यही नाम हम चला लेते हैं हर जगह पे। तो मैं यहाँ से ये यूज़र ID नाम कॉपी करता हूँ और अपने फ्रंट एंड वाले में आता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ कि यूज़र ID।
ठीक है। अब यहाँ से हमें फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अपना ये एक्सियोस कॉपी करो। ट्राई कैच में मुझे इस एक्सियोस को रखना चाहिए था, लेकिन मैंने बैकएंड पे आपको ट्राई कैच सिखाया है, यहाँ पे आप ट्राई कैच कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन मैं उसमें फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड से कनेक्ट करवा के डाटा मंगवाना और डाटा सेंड करवाना और डिलीट करवाना। तो अब की बार गेट के बजाय हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से हो जाएगी डिलीट, और डिलीट होने के बाद अगर आप यहाँ पर आओगे अपने यूज़र राउट्स के ऊपर, तो रिक्वेस्ट तो डिलीट है लेकिन जा क्या रही है, यहाँ से यूज़र आईडी जा रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आओ आप, और हमारे पास क्या है, हमने स्लैश डिलीट लिखा हुआ है, तो असल में हमारे पास यहाँ पर अगर हम जाएं इंडेक्स में, तो यहाँ से स्लैश यूज़र्स, और स्लैश यूज़र्स के बाद हम अगर यहाँ से यूज़र राउट्स में आ जाएं तो स्लैश डिलीट। तो मेरा ये थोड़ा सा URL ना API का गलत बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ से ठीक कर लो, स्लैश यूज़र्स, और स्लैश यूज़र्स में मैंने यहाँ पर स्लैश डिलीट भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी API है इस तरह की, यानी HTTP localhost 8000/users/delete/user-id, ये मेरी API इस तरह की बन रही है। तो यहाँ पर आप इस तरह की API भी चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो यहाँ से डिलीट हटा दो, डिलीट रिक्वेस्ट तो चल ही रही है, यानी आप यहाँ से आओ और चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से आके इसे कॉपी कर लो, और कॉपी करके अपने फ्रंट एंड पे आओ यहाँ पर, और ये हमारा डिस्प्ले यूज़र्स है। यहाँ पर ये जो डिलीट वाली रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट पेस्ट कर दूँगा, ये वाली। तो ये देखो मैंने लिखा है HTTP localhost 8000/users/delete, और हमें क्या भेजना है, यूज़र आईडी। तो मतलब यहाँ पे तो हमें वेरिएबल भेजना पड़ गया। अब जब वेरिएबल भेजना पड़ेगा तो स्ट्रिंग हटा देनी है आपने यहाँ से, और ये 1 के साथ वाला बटन है बैक टिक, इसे यूज़ करना है। ये 1 के साथ बटन है बैक टिक वाला, ये देख लो, ये सिंगल कोट नहीं है, ये बैक टिक है, 1 के साथ बटन है लेफ़्ट साइड पे। और इसके अंदर ये जो यूज़र आईडी है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे $साइन और ब्रैकेट लगाएंगे, और ये वेरिएबल यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो अब ये भी जब रिक्वेस्ट जाएगी तो या तो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी या फिर रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी तो हमें यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा, और रिज़ल्ट में हमें सेट यूज़र्स वाला तो काम करना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, हमें जो है सेट यूज़र्स वाला, चलो देखते हैं इसे कॉल करना है या नहीं कॉल करना। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा का सारा जो है आ जाएगा इस तरह, ये हमारे पास ये बन जाएगा, और ये हमारे पास ये वाला भी बन गया है। ये हमने अपनी डिलीट वाली रिक्वेस्ट तैयार कर ली है, किसके ऊपर, बटन क्लिक के ऊपर। जब बटन क्लिक के ऊपर डिलीट होगा तो अगर सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, और इसको अगर मैं एक बार रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ ये देखो ABC वाले, अगर मैं यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो डिलीट हो गया और यहाँ से सारा का सारा हट गया है। मैं एक बार क्लिक करके यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, सारा आ गया और वो डिलीट वाला चला गया है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, तो जैसे ही ये डिलीट हो तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है क्या नाम है, सेट यूज़र्स वाला फंक्शन कॉल हो, सारे के सारे जो यूज़र्स आ रहे हैं ना, वो फंक्शन यहाँ पर ये कॉल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये जो यूज़ इफ़ेक्ट वाला कोड है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र्स, यानी डेटाबेस से सारे के सारे यूज़र ले आओ, और मैं इस फंक्शन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें हम यहाँ रिज़ल्ट पे आते हैं और इसको हम बाद में देखते हैं हमें कैसे करना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, जो मेरा एक्सियोस वाला फंक्शन था मैंने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर से निकाला, और गेट ऑल यूज़र्स वाला मैंने एक एरो फंक्शन बना के यहाँ पर रख दिया है। और रखने के बाद मैं गेट ऑल यूज़र्स वाले फंक्शन को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूँगा, और इस तरह इस फंक्शन को मैं क्या कर दूँगा, कॉल कर दूँगा। अब ये गेट ऑल यूज़र्स वाला फंक्शन कॉल हो गया है। इसी तरह मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र डिलीट हो तब भी गेट ऑल यूज़र्स वाला फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, कॉल हो जाए। क्यों कॉल हो जाए, क्योंकि यूज़र्स में चेंजिंग हुई है, तो इस वजह से वो क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और console.log में हम रिज़ल्ट देख लेते हैं, हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है। सेव करते हैं यहाँ पे और इसको अनकमेंट भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आओगे, आप रिफ़्रेश करोगे
तो देखो हमारे पास ये है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ABC वाला क्रिएट हो जाएगा। तो ABC वाला क्रिएट हुआ है। यहाँ आओगे, इसको रिफ़्रेश करोगे तो देखो ABC वाला मिल गया। और अगर मैं यहाँ पर आके डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो यूज़र भी डिलीट हो गया और अब हमें सारे के सारे यूज़र्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? गेट ऑल यूज़र वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो गया है। और अब यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओगे और यहाँ से देखोगे कंसोल। तो कंसोल में देखोगे ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट में डाटा, और डाटा में हमारे पास सक्सेस क्या है, ट्रू है, और लिखा आ गया यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक आपने देखा होगा हमने जो है यूज़र को डिलीट करने का कोड कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये ABC वाले पे क्लिक करूँ और डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें यूज़र यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। और अगर कंसोल में आएँ तो देखें हमें यहाँ पर जो है अपना बैकएंड से मैसेज भी मिल रहा है, यहाँ पर डाटा के अंदर यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से मैंने आपको ये बेसिक एक दिखा दिया है जो यूज़र को क्या करता है, डिलीट करता है, और हमारा कोड जो है वो चल रहा है। अब मैंने इसमें पहले जो है यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लगाया था, तो अब मैं यहाँ पर ये कोड ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं सही चल रहा, लेकिन इसको हम और अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो और अच्छा और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि आप जो यहाँ पर ये सारा का सारा कर रहे हो, जैसे ये डिलीट किया है और आपने ये सारा किया है, ये डेटाबेस के साथ जाके काम होगा। और डेटाबेस के साथ आपको CRUD में भी मैंने बताया था जब हम बैकएंड बना रहे थे कि जब डेटाबेस के साथ आपने इंटरेक्शन करनी होती है तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो बेहतर है हम इसे क्या करें, इस तरह करने के बजाय अब हम इसमें असिंक अवेट भी जो है वो क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस फंक्शन के आगे मैं लगा देता हूँ असिंक, ठीक है। और ये जो एक्सियोस है इसके आगे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे अवेट। और अवेट लगाने के बाद जो है इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो डॉट देन और ये जो डॉट कैच है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यानी सिर्फ मेरे पास ये एक डिलीट रिक्वेस्ट रह गई है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ ऐसे, तो ये देखो ये मेरे पास क्या है, एक डिलीट रिक्वेस्ट रह गई है। और इसको मैं यहाँ पर जो है रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। और इसको यहाँ से हम कट करेंगे और कट करके यहाँ मैं ले लूँगा ट्राई कैच। तो आपने यहाँ पर जो है ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राई, तो ये देखो ये आपके पास ये ट्राई कैच आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। तो अगर आपके पास वो सजेशन आता है तो ठीक है, अगर सजेशन नहीं आता तो आपने ये इस तरह का ट्राई कैच बना लेना है। और ट्राई के अंदर आपने ये अपनी एक्सियोस की रिक्वेस्ट रख देनी है, और कैच के अंदर हम आके लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिख दूँगा एरर, कि हमारे पास क्या एरर आया है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। और इसको मज़ीद आपको और अच्छा बनाना है तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, यहाँ ऐसे लिख दो बैक टिक के अंदर हैंडल डिलीट फंक्शन एरर, और उस एरर को यहाँ पर आप वो $साइन लगा के वो एरर यहाँ पेस्ट कर दो कि जो भी एरर आया है वो एरर हमें यहाँ पर कैच के अंदर मिल जाए। और ट्राई में हमने ये सारा का सारा काम कर लिया है। और अब मैं आपको यहाँ पर आके जो रिज़ल्ट है कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में आके मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ, तो अब देखो आपको ये कैसा मिल रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अपने पोस्टमैन से मैं एक बार फिर वो जो है अपना ABC वाला जो है मेरे पास, एक बार सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र क्रिएट हो गया है। और मैं फ्रंट एंड पे आके रिफ़्रेश करूँ तो देखो ABC हमें आ भी रहा है। और मैंने ये ट्राई कैच के अंदर इसे रैप किया है, और यहाँ आके अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो अभी भी आपको डाटा मिल रहा है, ठीक है। असिंक अवेट की शक्ल में भी आपको सारा का सारा डाटा मिल रहा है। और अब डाटा में से हमें जो है सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में डाटा, और डाटा में हमारे पास क्या है, मैसेज में लिखा हुआ है यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ, हम ना इसमें नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं कि यूज़र डिलीट हुआ है तो हमें पता लगे। तो आप क्या करो, यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन करो और इस टर्मिनल में यहाँ पर आप चले जाओ फ्रंट एंड वाले पार्ट में। तो मैं यहाँ से जाता हूँ CD फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड वाले पार्ट में आके मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई। तो आपको ये इंस्टॉल करना है रिएक्ट टोस्टिफाई, स्पेलिंग आप चेक कर लें और इंटर प्रेस करें। ये जब तक इंस्टॉल होता है तो मैं यहाँ पर आके लिख भी लेता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई ये, और इसको यहाँ से ओपन कर लो। असल में इस लाइब्रेरी की हमें CSS चाहिए, इस तरह हम ये मैसेज दिखा सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह। तो हम यहाँ नीचे आते हैं, मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ तो देखो तरीकाकार उसने ये बताया कि आप क्या करो, पहले CSS इंपोर्ट करो। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके अपनी app.jsx में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और साथ ही में उसने हमें एक और चीज़ कही है कि आपको ये कंटेनर भी इंपोर्ट करना है टोस्ट का,
तो मैं ये टोस्ट का कंटेनर भी यहाँ से आता हूँ और यहाँ पर आके क्या कर देता हूँ, उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। टोस्ट मुझे यहाँ यूज़ नहीं करना तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब इस टोस्ट कंटेनर को आपको एज ए कंपोनेंट यूज़ करना है, तो ये देखो उसने बताया भी हुआ है कि बस आप क्या करो, टोस्ट कंटेनर को कहीं पे भी अपनी डिव में जाके ऐड कर दो। तो मैं आता हूँ, ये मेरी डिस्प्ले यूज़र वाली डिव है, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये टोस्ट कंटेनर ऐड कर देता हूँ। टोस्ट कंटेनर क्यों ऐड किया है, इस वजह से ऐड किया है कि अब हम यहाँ पर डिलीट होने पे नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। तो डिलीट होने पे नोटिफिकेशन दिखाने के लिए बस इधर ऐप में इतना ही काम था, चाहो तो टर्मिनल भी बंद कर दो और मैं यहाँ पर आके दोबारा सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो यूज़र ऐड हो गया। और मैं यहाँ अपने फ्रंट एंड पार्ट पे आता हूँ और फ्रंट एंड पे आके यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो ABC वाला दोबारा आ गया। और लेकिन जब जैसे ही ये आ गया है हैंडल डिलीट वाला, तो मैं यहाँ पर console.log रिज़ल्ट करने के बजाय, आपको पता है रिज़ल्ट में हमें डाटा और डाटा में मैसेज मिलता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा टोस्ट। तो अगर टोस्ट आपके पास आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो यहाँ से इंपोर्ट करो IMP और यहाँ लिखना है आपने रिएक्ट टोस्टिफाई और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर आपको टोस्ट इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, टोस्ट को इंपोर्ट कर लिया है। तो जहाँ पर मैं कंसोल करवा रहा था ट्राई में, मैं यहाँ लिखूँगा टोस्ट डॉट सक्सेस और सक्सेस में आपको रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट में डाटा था और डाटा में मैसेज था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिज़ल्ट डॉट डाटा डॉट मैसेज। तो हमें यहाँ से जो है वो रिज़ल्ट में हमें वो मिल जाएगा कि यूज़र डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। अब सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखो मैं ये जो ABC वाला है इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। और ये जो मैसेज आया ना यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हमें डेटाबेस से आया है, ये वाला यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली का। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखो ये वाला टोस्ट वाला काम भी अप्लाई कर लिया और अब हमें जो है नोटिफिकेशन भी मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके जो है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो यहाँ पर आप ना कॉमा लगा के ये इसके अंदर सक्सेस के अंदर कॉमा लगा के यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो और इसमें ऑटो क्लोज, और ऑटो क्लोज में आप टाइम दे सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1500, इसका मतलब होता है 1500 मिली सेकेंड यानी 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये टोस्ट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ आता हूँ तो ये हमारे पास चल रहा है और मैं यहाँ पोस्टमैन पे आके दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक और यूज़र ऐड हो गया, वही वाला ABC वाला। और मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा तो हमें वो ABC वाला मिल भी रहा है। और मैं जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और ये जल्दी से भी हमारा टोस्ट जा रहा है। और कंसोल की अब ज़रूरत नहीं है, तो कंसोल वाला आप चाहो तो कमेंट कर दो। तो देखो एक ये तरीका भी होता है कोड करने का और एक ये तरीका भी होता है कोड करने का। आपको ये तरीका पसंद हो तो इस तरह कर लो और ये वाला तरीका पसंद हो तो इस तरह कर लो। मैंने दोनों दिखा दिए हैं, लेकिन अब रखना तो एक ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सब कोई असिंक अवेट वाले में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसके ऊपर भी आके मैं यहाँ पर लगाता हूँ असिंक, और यहाँ पर एक्सियोस के आगे डेटाबेस से आना है तो यहाँ लगा दो अवेट, और इसको भी मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, इसे स्टोर कर लेता हूँ। और जब हमारा काम ओके हो जाए, मतलब हमें डाटा मिल जाए, तो बस हमें ये वाला काम कर देना है। और ये भी कैसे करना है, हमें ट्राई कैच में करना है। तो ये देन वाला हम सारा हटा देंगे और यहाँ पर आके इसको ऐसे ऊपर ले आते हैं। तो ये हमारा सारा हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई कैच, तो इंटर प्रेस करता हूँ तो ये ट्राई कैच आ गया है। ट्राई कैच में मुझे वो सेट यूज़र्स वाला अपना कोड चलाना है, ये वाला, ये मैंने उधर से कट कर लिया था। और एक्सियोस की रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी रह गई है। तो ये हमारी एक्सियोस की रिक्वेस्ट है और ये हमारा ट्राई हो गया है। कैच में हम यही वाला कंसोल कॉपी करते हैं और कॉपी करके एरर के अंदर आके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और अब की बार हैंडल डिलीट में नहीं, अब की बार गेट ऑल यूज़र्स वाले में हमारे पास एरर आ रहा होगा, गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन एरर। तो अगर कोई एरर मिलेगा तो हम कंसोल में अपना एरर भी देख लेंगे। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हमें सारे यूज़र्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक बार आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो सारे के सारे यूज़र्स हमें अभी भी मिल रहे हैं। और एक बार किसी को डिलीट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये हम चलो फर्स्ट वाले अली वाले को डिलीट करते हैं। तो यहाँ डिलीट पे क्लिक किया तो देखो यूज़र डिलीटेड हमारा सक्सेसफुली, और ये जो है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ था। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर टोस्ट का सक्सेस तो दिखा दिया, लेकिन हमने ये गेट ऑल यूज़र्स वाले फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं किया। क्यों नहीं कॉल किया? क्योंकि डेटाबेस में तो चेंजिंग हुई है ना। जब डेटाबेस में चेंजिंग हुई है तो यूज़र डिलीट हुए हैं। जब यूज़र डिलीट हुए हैं तो हमें दोबारा से तो डेटाबेस में कॉल करनी है ना। तो जब दोबारा हम डेटाबेस में कॉल करेंगे तो हमारे यूज़र्स क्या हो जाएंगे, दोबारा से शो हो जाएंगे। और अब यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखो अहमद वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो भी डिलीट हो गया, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इनको ABC वाले को सेंड के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो ये ABC वाला भी यहाँ पर
ऐड हो गया होगा। और इसी तरह मैं दोबारा 4-5 ऐड कर लेता हूँ। ahmed@gmail.com, पासवर्ड भी हम यहाँ पे अहमद लिख लेते हैं और सेंड पे क्लिक करते हैं तो यूज़र क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं काशिफ़ और काशिफ़@gmail.com, पासवर्ड में भी मैं यहाँ पे काशिफ़ लिख देता हूँ और सेंड पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास, अच्छा काशिफ़ वाली ईमेल पहले ही मौजूद है, हाँ वो ऐड है काशिफ़ वाला, तो हम ABC कर देते हैं या डबल F कर देते हैं। लो, डबल F वाली ईमेल हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है। और फिर यहाँ पर आके अब ABC वाला भी एक बार कर देता हूँ, ABC, ये भी मेरे ख्याल से शायद मैंने कर दी थी, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो abc@gmail.com सेंड पे किया तो ईमेल पहले ही मौजूद है। अब यहाँ आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो हमारे पास पाँचों के पाँचों यूज़र्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं और इसमें हमारा जो डिलीट वाला कोड भी है वो भी ऑटोमेटिकली चल रहा है और हमें नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा है। अब हमारे पास सिर्फ जो है रजिस्टर ऐड करने वाला और जो है अपडेट करने वाला कोड रह गया है। ये भी फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक और पार्ट बना लूँगा और उस पार्ट के अंदर जो है मैं ऐड और अपडेट वाला कोड दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इसका हम पार्ट 3 भी बनाएंगे और उसके अंदर जो है हम अपनी आगे वाली कोडिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।